करते हैं टॉपिक स्टार्ट अपना। पता ही है तुम लोगों को, बॉन्ड लास्ट टाइम यहीं पे छोड़ा था ना सबका। बॉन्ड थोड़ा सा करा रखा है आपको, आज एक लेक्चर शायद, जितना मुझे याद है एक लेक्चर मैंने करा रखा है आप लोगों को बॉन्ड का, लेकिन इनिशियल से ही बॉन्ड से करा दिया क्योंकि आप लोगों को, ताकि रिलेट कर पाओ चीजों को ना, भूलो ना। पढ़ा तुम लोगों ने, रिवीजन कर रखा है इससे पहले का? हेडिंग डालना फिर, बॉन्ड भाई पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, बॉन्ड हेडिंग डालना। ठीक है, कुछ यूनिट्स बची हुई हैं आपकी अब। एक बॉन्ड हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग, स्लैब, रिटेनिंग वॉल एंड स्टेयरकेस। वाटर टैंक नहीं कराता हूँ, वाटर टैंक ज्यादा कन्वेंशनल का पार्ट है वो, तो ऑब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंस होगी उसकी, उसका मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, अगर प्रीलिम से निकाल लोगे तो कन्वेंशनल में आ जाना, फ्री में करा दूंगा वाटर टैंक। क्लियर है? बाकी हाँ, प्री स्ट्रेस तो यार एसएससी जेईई के सिलेबस में तो है नहीं, टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा यार, टाइम का इश्यू तो है यहाँ पे, ठीक है ना। जितना सिलेबस में एसएससी जेईई का है पहले तो वही करवाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग अभी अलाउड जो होती है वो एकदम लिमिटेड टाइमिंग अलाउड होती है। तो जैसे गेट में हुआ, अभी गेट के टाइम पे उनका कुछ नहीं हुआ है आपका, ये पीछे का रिटेनिंग वॉल, फुटिंग और क्या क्या हुआ हट गया हो, लास्ट का लिंक बहुत सा पोर्शन है पीछे का, वो उनका हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका सिलेबस उतना ही मेंशन था और टाइम भी मेरे को नहीं मिलता भाई। अगर आप लोग बोलोगे भी कराओगे तो इतना टाइम मेरे को मिलना चाहिए ना, अलॉट हो, अगर मेरे को टाइम अलॉट हो तो मैं करवा दूंगा उसको भी, ठीक है ना। तो देखते हैं वो टाइम के हिसाब से अलॉट करवाते हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे कि जल्दी कंप्लीट कर दो, इतना ही टाइम पीरियड है आपके पास, क्योंकि आपका नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है ना, अभी न्यू फैकल्टी आ रही है, तो इरिगेशन साइड इसके बाद स्टार्ट हो ही जाएगा आप लोगों का। इरिगेशन हो गया और एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन चलने वाला है, सीपीएम पट होने वाला है, वो एक साथ ही होने वाला है सारा पूरा, एक साथ एक ही फैकल्टी लेंगी, वो नहीं आ रखी फैकल्टी। तो अब इसमें कितना टाइम मिलता है मुझे भी नहीं पता अभी, 25 घंटे तो मैंने उनसे बोल रखा है, बाकी देखो जो भी होता है, ठीक है, जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। तो पहले आरसीसी का जितना पोर्शन है उसको अच्छे से निपटाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपका यहाँ से पूछा जाता है। और एसएससी जेईई की बात करें तो प्री स्टेज आपका एसएससी जेईई में नहीं आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लेना पीछे, शायद इक्के दुक्के क्वेश्चन कभी पूछ लिए उसने, और वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है अगर पूछा है उसने, क्योंकि आपके उसमें मेंशन है ही नहीं एसएससी जेईई में, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और टॉपिक आपका है बॉन्ड आज, ठीक है। कल हमने सीयर डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, बॉन्ड हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो बॉन्ड आप समझ ही रहे होंगे, किसकी बॉन्ड की बात चल रही है, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे बॉन्ड सुन के, ठीक है। बॉन्ड किसके बॉन्ड की बात चल रही है, ये चल रही है आपकी बॉन्ड की कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड की, ठीक है। तो स्टील और कंक्रीट में जो भी आपकी बॉन्डिंग होगी, कैसी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेस आपको कैसे डेवलप करवाने हैं इसमें, ठीक है, कितने बॉन्ड स्ट्रेस आपको रखने हैं इसमें, तो ये चीजें सब हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी है कि ये यूनिट आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग एसएससी जेईई में आपका हर साल देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। हर साल का पेपर उठा लेना, दो टॉपिक मैं बोल दूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका वो डिफ्लेक्शन वाला क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था, चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, एक तो वो टॉपिक हो गया आपका हाईएस्ट बोर्डर प्रोविजन। दूसरा आपका जो मैं बोलूंगा बॉन्ड, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल आता है, ठीक है। तो 100% चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, तो अच्छे से पढ़ना, सिंपल सी यूनिट है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रख दो क्लास में, बाकी निकल जाएगा आपका यूनिट है, अल्लाह मत करना यार, ठीक है। तुम लोगों से तुम लोगों से रहा नहीं जाता है चुप, थोड़ा सा चुप रह जाना जो जो आप लोग बोलते हो, ताकि क्लास में पढ़ाने में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। तुम्हारी क्लास में आने में पहले यही रहता है कि मतलब भाई पढ़ाने देंगे या नहीं पढ़ाने देंगे ये लोग। ठीक है, मेन चीज क्या है, अब देखिए बॉन्ड है क्या, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बॉन्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों आपके कंक्रीट और स्टील आपस में क्या हो, एकदम प्रॉपरली आपके बाइंडेड हो, ठीक है। साथ में आप बोल सकते हो कि स्लीपेज अकर नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। अगर आपने लोड अप्लाई किया तो ऐसा ना हो कि कंक्रीट अलग, आपकी स्टील अलग निकल जाए, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका स्लीपेज अकर भी करता है लोडिंग की वजह से, तो वो आपका साथ में अकर करे, ठीक है। यानी साथ में अकर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने लोडिंग अप्लाई कर रखी है, तो लोड अप्लाई करने में अगर डिफॉर्मेशन आएगा तो डिफॉर्मेशन आपका इक्वल आना चाहिए दोनों में, ठीक है। ये कहलाती है आपकी कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन दोनों के लिए आपकी सेम होनी चाहिए स्टील और कंक्रीट के बीच में। अगर आपकी ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में एकदम प्रॉपर बॉन्ड है, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन लिखिए थोड़ा सा, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके प्रॉपरली।
डेफिनेशन लिखिए, बॉन्ड डिस्क्राइब्स द मीन, सिंपल चीज है यहाँ पे, बॉन्ड आप लोग हेडिंग डालना, जिसका हो रखा है तो डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखी होगी उसने, तो वो आप लोग जस्ट रिवीजन पर्पज से देख लो, बाकी जिसका नहीं हो रखा है वो लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो लिखना बॉन्ड डिस्क्राइब्स द मीन बाय विच, bond describes the mean by which relative movement between concrete, relative movement between concrete, and bond describes the mean by which relative movement between concrete and steel is prevented, and steel is prevented, ठीक है। तो वर्ड ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, रिलेटिव मूवमेंट, मूवमेंट प्रिवेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट हो रहा है प्रिवेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मूवमेंट क्या होता है, एक नॉर्थ जा रहा तो एक कहां जाएगा, साउथ, ठीक है। अपोजिट आपका मोशन नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपका कंक्रीट में डिफॉर्मेशन अगर आपका 2 mm का आ रहा, तो स्टील में डिफॉर्मेशन कभी भी 1 mm का नहीं होना चाहिए, ये डिफॉर्मेशन भी आपका 2 mm का ही होना चाहिए, ये कहलाता है आपका रिलेटिव डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन कभी भी आपका अकर नहीं करना चाहिए, बॉन्ड आपको ऐसा रखना है स्टील और कंक्रीट के बीच में, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड, देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड between steel and surrounding concrete, there should be perfect bond between steel and surrounding concrete, that is there is no slippage, that is there is no slippage between them, there is no slippage between them, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है स्लीपेज अगर नहीं करना चाहिए, बताया थोड़ी देर पहले। थर्ड पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें राइट डाउन करिए, बॉन्ड शुड बी सच दैट, बॉन्ड शुड बी सच दैट, बॉन्ड शुड बी सच दैट स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट, बॉन्ड शुड बी सच दैट स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे बॉन्ड वही चीज है, वैसे मैंने बता दी आपको ऑलरेडी, लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझा देता हूँ। ये कोई मेंबर है, कंक्रीट का मेंबर है, इस कंक्रीट के मेंबर में आपने क्या प्लेस कर रखी है, स्टील, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने आपसे, मस्ट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भाई, EXIST, एग्जिस्ट, एग्जिट मत कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पे देखिए, यहाँ पे ये कंक्रीट का कोई ब्लॉक है, यहाँ पे आपने प्लेस कर रखी है स्टील, ठीक है, दैट इज स्टील, और ये आपका पूरा कंक्रीट का एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक किसका है, कंक्रीट का ब्लॉक है। तो होगा क्या, अगर आपने इसमें लोड अप्लाई कर रखा है किसका, P अमाउंट से, अगर P अमाउंट से इसमें आपने लोड अप्लाई कर रखा है, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने कोई भी लोड अप्लाई कर रखा है P अमाउंट से, तो अगर इस P अमाउंट से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो दैट डिफॉर्मेशन विल बी स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, यानी डिफॉर्मेशन दोनों केस में सेम होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्या होना चाहिए, अगर डिफॉर्मेशन अगर करेगा तो स्टील एंड कंक्रीट में इक्वल अमाउंट में डिफॉर्मेशन अगर करे, ऐसा आपको बॉन्ड रखना है, ठीक है। बनाइए इसको एक्सप्लेनेशन को, भूल तो नहीं गए थे RCC भी है बोल के, सब्जेक्ट तुम लोग पुराने वाले। आप न्यू स्टूडेंट है, पीछे आपके पीछे न्यू स्टूडेंट है आप, पहले से आते थे, देखा नहीं कभी, मैं तो भूल गया उनका, ठीक है। देन इसके बाद अब लिखिए प्रॉपर बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, इसको बनाने के बाद बॉन्ड की डेफिनेशन अब लिखिएगा, फिर इसको मैं समझाता हूँ प्रॉपरली।
पहले डेफिनेशन लिखिए बॉन्ड की। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपका बॉन्ड डेवलप होता है, क्या होता है बॉन्ड, ये हम समझते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। लिखिए जरा, द स्ट्रेस विच, डेफिनेशन लिखना, द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग, द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग on the outer interface of steel, the stress which is acting on the outer interface of steel to the surrounding concrete, to the surrounding concrete is called bond stress. To the surrounding concrete is called bond stress. To the surrounding concrete is called bond stress. Then लिखिए इसके आगे फुल स्टॉप करके, this stress help in keeping, this stress help in keeping bond between reinforcement and concrete, bond between reinforcement and concrete together, bond between reinforcement and concrete together. देन आगे लिखिए फुल स्टॉप करके इसमें, बॉन्ड स्ट्रेस resist any force, bond stress resist any force which tries to pull the rod from the concrete, which tries to pull the rod from the concrete. ठीक है, पुल के बगल में पुश भी हो सकता है, ठीक है ना, मैंने वो भूल गया लिखाना, पुल और पुश था वो, ठीक है, आप कर सकते हो अगर जगह बची है तो, पुल और पुश, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए डेफिनेशन को, काफी इजी डेफिनेशन है ये कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें हमने प्लेस कर रखी है आपकी स्टील, ये हमने प्लेस कर दी स्टील, ठीक है, और इस स्टील में आपने अप्लाई कर रखा है टेंशन फोर्स टी, ये आपने अप्लाई कर रखा है टेंशन फोर्स टी, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो हलचल यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज अगर कुछ नहीं हो रही इसमें, इंटरफेस ऑफ कंक्रीट मतलब सराउंडिंग ऑफ कंक्रीट और जो स्टील का इंटरफेस है, अगर यहाँ पे कुछ चीज ना हो तो ये टेंशन फोर्स की वजह से रॉड बाहर निकल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जब टेंशन फोर्स लगाओगे तो रॉड यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी। लेकिन एक ऐसा फोर्स है जो इस रॉड को बाहर आने से रोकता है, वो फोर्स आपका कहलाता है बॉन्ड फोर्स, या वो स्ट्रेस आपका कहलाता है बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड स्ट्रेस आपका डेवलप कहाँ पे होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस आपका जो है डेवलप होता है आपका, दैट इज द सराउंडिंग ऑफ कंक्रीट एंड इंटरफेस ऑफ स्टील, यानी स्टील का इंटरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे, ये इंटरफेस है स्टील का, और सराउंडिंग ऑफ कंक्रीट भी यही है, तो ये बॉन्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स के आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका फोर्स डेवलप होगा दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द दैट की फोर्स, ठीक है। अगर ये आपका कॉम्प्रेसिव इन नेचर लग रहा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे टेंसाइल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बॉन्ड फोर्स का काम क्या है, रॉड को बाहर निकलने से बचाना, यानी सिंपल सी बात है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर उसमें डिफॉर्मेशन को अगर आपको क्या करना है, काउंटर करना है, तो आपका बॉन्ड फोर्स प्रॉपर डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। पहला तो ये बोला इसने, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन विच ट्राइज टू पुल या पुश, हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये बॉन्ड फोर्स आपका यही चीज है जो मैंने बताया आपको, कि इसको ना तो पुश होने देगा ना इसको पुल होने देगा आउट, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे ये है कि ये बॉन्ड फोर्स आपका डेवलप कैसे होता है, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेस आपका डेवलप कैसे होगा, तो ध्यान देखना, टोटल बॉन्ड स्ट्रेस इक्वल टू, टोटल बॉन्ड स्ट्रेस इक्वल टू, ये होता है आपका, पहला होता है आपका एडेसिव रेजिस्टेंस, एडेसिव रेजिस्टेंस प्लस होता है आपका व्हाट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और थर्ड है आपका यहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस,
मैकेनिकल रेजिस्टेंस। तो टोटल जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है ये तीन चीजों से डेवलप होता है आपका। पहला आपका एडेसिव रेजिस्टेंस, प्लस आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, प्लस आपका यहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों चीजें कहीं पे एक्ट कर रही हैं तो आपका ये बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये एडेसिव रेजिस्टेंस आपका होता क्या है। ठीक है, तो एडेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए एडेसिव रेजिस्टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंक्रीट का ब्लॉक ले रहा हूँ और इस कंक्रीट के ब्लॉक में आपने ये स्टील प्लेस कर रखी है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे कंक्रीट आपकी सेट होगी, ठीक है, तो टाइम पीरियड के बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो एक केमिकल गम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो एक केमिकल गम प्रोड्यूस करती है कुछ ऐसे सराउंडिंग ऑफ स्टील के सराउंडिंग में ये एक केमिकल गम प्रोड्यूस करेगी। और जैसे ये केमिकल गम प्रोड्यूस करेगी तो केमिकल गम यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड प्रोवाइड करेगा कंक्रीट और स्टील के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एडेसिव रेजिस्टेंस बताया मैंने क्या होता है कि कंक्रीट जब आप क्या होती है, कंक्रीट जब सेट हो रही होती है तो एक केमिकल गम प्रोड्यूस करती है। तो केमिकल गम कुछ टाइम बाद क्या करता है, क्या करता है, चिपक जाता है किसमें, स्टील में। जब वो स्टील में चिपकेगा तो वो एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा स्टील और कंक्रीट के बीच में। ठीक है, तो जो ये एडेसिव रेजिस्टेंस है जनरेटेड ड्यू टू केमिकल गम प्रोड्यूस्ड बाय कंक्रीट। ये तो हो गया आपका पहला, दैट इज एडेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड उसके बाद है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होता है आपका, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है आपका ग्रिपिंग एक्शन से, यानी कंक्रीट और स्टील में जब आपकी ग्रिप बनेगी तो उससे जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो बल्लेबाज होता है, बल्लेबाज अपने हैंडल में क्या लगाता है, ग्रिप लगाता है ना, ताकि उसके बल्ले में जब पकड़े बल्ले को तो काफी अच्छी ग्रिप बने। ठीक है, तो स्ट्रेंथ उससे मिलती है उसको। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है, जो आपका ये प्लेन बार होती है और एक बार और कंक्रीट के बीच में एक ग्रिप बनती है, उस ग्रिप को हम लोग बोलते हैं, उस ग्रिप से जो आपका रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यू टू ग्रिपिंग एक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ड्यू टू ग्रिपिंग एक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। देन फाइनल आपका है दैट इज द मैकेनिकल रेजिस्टेंस। और ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस आपका नॉर्मल बार्स में आपको दिखाई नहीं देता है, यानी प्लेन बार्स में आपको दिखने को नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली फाउंड इन HYSD बार। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप ओनली फाउंड इन HYSD बार। तो ये HYSD बार में सिर्फ और सिर्फ HYSD बार में क्यों मिलता है, तो क्योंकि कोरुगेशंस होते हैं आपके HYSD बार में। अगर आप नॉर्मल बार देखोगे तो नॉर्मल बार ये होती है। ठीक है, नॉर्मल आपकी प्लेन बार ये होती है। ठीक है, प्लेन बार में आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द प्लेन बार, तो पूरी प्लेन है, यहाँ पे आपने कुछ भी कर नहीं रखा, यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं कर रखा आपने। लेकिन अगर मैं कोरोगेटेड बार की बात करूं, कोरोगेटेड बार होती है आपकी HYSD FE415 या FE500। तो इस वाली बार में कुछ ऐसे कोरोगेशन इसमें बने होते हैं इस बार के अंदर। अगर आपने देखी भी होगी कभी लाइव इस बार को, तो आप देख पाएंगे कि ऐसे कुछ कोरोगेशन होते हैं इस टाइप की बार में। ठीक है, और ये कोरोगेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, अब देखिए पेरीमीटर इसका ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इसका पेरीमीटर कम है, इसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो अगर पेरीमीटर ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है ये भी ज्यादा डेवलप होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा तो आपका बार में एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपका होता है HYSD बार में, और ये आपका होता है ड्यू टू कोरोगेशन। ठीक है, ये आप लिख लो कोरोगेटेड बार, दिस इज द कोरोगेटेड बार। ठीक है, जनरेट्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका बॉन्ड का, टोटल बॉन्ड के फॉर्मेशन का प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लेन बार, तो प्लेन बार में ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ डेवलप होगा आपका, एक तो एडेसिव रेजिस्टेंस और दूसरा आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। अगर मैं बात करूं कोरोगेटेड बार FE415 या FE500, तो उस केस में आपका ये बॉन्ड डेवलप होगा किसकी वजह से, एडेसिव रेजिस्टेंस प्लस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्लस द मैकेनिकल रेजिस्टेंस, इन तीनों की वजह से आपका जनरेट होगा। और मैंने बता दिया आपको, एडेसिव रेजिस्टेंस आपका केमिकल गम, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका हो गया ग्रीपिंग, और मैकेनिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया आपका कोरोगेशन। ठीक है, कोरोगेशन क्लियर है, इसको बना लीजिए, बाकी फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका? लिखो लिखो। कोरोगेशन लिखा हुआ है, समझाना दोबारा, दोबारा समझाना। अच्छा दिख नहीं रहा, ये लिखा हुआ है आपका प्लेन बार, ये लिखा हुआ है कोरोगेटेड बार जनरेटेड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। कोरोगेटेड बार जनरेट्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ये बोर्ड इतना ही है ना, इससे ज्यादा है नहीं, यहाँ मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ इसमें एक्चुअली। हो गया होगा ना सबका? कोई लिख रहा? तो भाई लिख रहा, जो बात भी करता है लिखता भी है, दो काम साथ ही करता है ना। जल्दी लिख भाई, फटाफट लिख रहा हूँ। मल्टी मल्टी टैलेंटेड आदमी है बेचारा यार, वेट करना पड़ता है उसके लिए। हाँ हाँ, मल्टीटास्किंग। अब हो गया है, अब नहीं भी हुआ होगा तो बोलता है हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो अब आप। टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस डालना हेडिंग इसके बाद। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड लिखना आप फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हेडिंग डालना, पहला लिखना आप लोग फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। और दूसरा लिखना आप लोग एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, टाइप्स लिखना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहला आप लोग लिखना फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, दूसरा आप लोग लिखना एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ANCHORAGE, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ये दो टाइप के बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं। तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के आगे ब्रैकेट में लिखना इनडायरेक्ट बॉन्ड, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के आगे ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस। और एंकरेज के नीचे लिखना, एंकरेज के आगे लिखना डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, एंकरेज के आगे लिखना डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस। तो यानी ये क्या रहा, देखिए दो टाइप के बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं। जो बॉन्ड डेवलप होता है कंक्रीट और स्टील में, एक तो होता है आपका बेंडिंग की वजह से, एक होता है आपका डायरेक्ट एक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो बेंडिंग वाला डेवलप हो रहा, ये बेंडिंग वाला आपका ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस है, डायरेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि लोड की वजह से जो बेंडिंग हो रही, उस बेंडिंग की वजह से ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, पहली बात। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेस। सेकेंड, अगर मैं बात करूं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस की, तो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस आपका डायरेक्ट जो लोड अप्लाई हो रहा, उस लोड की वजह से, जो मैंने इससे पहले वाला केस बनाया था कि टेंशन फोर्स अप्लाई किया, तो टेंशन फोर्स अप्लाई करने में यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हुआ, वो वाला केस है आपका एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस का। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आपका होता क्या है, इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूं मैं कोई भी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में रेनफोर्समेंट आपने प्लेस कर रखी है बॉटम पे, ऊपर कंक्रीट है, न्यूट्रल एक्सिस लेट अस कंसीडर आपकी यहाँ पे है,
ये न्यूट्रल एक्सिस है। लोडिंग आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, यूडीएल लो, पॉइंट लोड लो या कोई भी लोड लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन उसके बाद इसमें होता क्या है, आपने एक मोमेंट अप्लाई किया और मोमेंट अप्लाई करने के बाद इसमें जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसमें कोई ना कोई बेंडिंग अकर कर गई, ठीक है। लेट अस कंसीडर बेंड होने के बाद जो आपका ये सेक्शन बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, ये आपके सेक्शन बन गया जब आपने इसमें क्या करी, मोमेंट अप्लाई किया कुछ। देखते हैं अभी मोमेंट हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपका सेक्शन बन गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस अभी भी वहीं रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन आपकी चेंज नहीं होनी है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, सबको याद होगा, ठीक है। देन ये आपकी रेनफोर्समेंट है जो कि बेंड हो गई, ये रेनफोर्समेंट बेंड हो गई और आपने मोमेंट अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ये मोमेंट अप्लाई किया और आगे जाके या तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, या इसका मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम प्लस डीएम लो या एम माइनस डीएम लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपका मोमेंट हो गया ये एम प्लस डीएम इस बीम में, ठीक है। देन उसके बाद देखिए जब आपने ये मोमेंट अप्लाई किया और आपकी ये बीम जब बेंड हुई, तो बेंड होने में अगर आप देख पा रहे होंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के स्ट्रेसेस क्या है आपके, कॉम्प्रेसिव है, बॉटम पे क्या होंगे ये टेंसाइल। तो लेट अस कंसीडर जब आपने एम मोमेंट अप्लाई किया था, ध्यान से देखना, जब एम मोमेंट आपने अप्लाई किया तो टेंसाइल फोर्स आपका जनरेट हुआ यहाँ पे स्टील में, दैट इज टी, टी आपका टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ। और जहां पे मोमेंट आपका एम प्लस डीएम है, वहां पे आपका जो फोर्स है दैट इज टी प्लस dt, ऑब्वियसली बात है टी प्लस dt हो जाएगा। इन सिमिलर वे अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेशन साइड में, इससे कुछ ना कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट होगा, ठीक है। ये आपका सी फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ, लेट अस कंसीडर सी फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ, तो आगे जाके आपका क्या हो जाएगा, ये सी प्लस डी सी, ठीक है, सी प्लस डी सी, मैग्नीट्यूड एक ही लेना, ठीक है, जो भी आप लोगे। अगर आप एम माइनस डी एम ले रखा है तो डी माइनस डी सी, टी माइनस डी टी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग मत लेना कि मर्जी नहीं चल रही, यहाँ पे एम माइनस डी एम, यहाँ प्लस फिर नीचे माइनस, ऐसा करोगे नहीं निकलेगा डेरिवेशन, ठीक है। ये हो गया आपका एम प्लस डी एम। अगर मैं बात करूं लीवर आर्म, तो लीवर आर्म सभी को पता है, लीवर आर्म क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सी फोर्स एंड द टी फोर्स। और लीवर आर्म की वैल्यू जरा बताना मुझे क्या होती है, जेडी, सिंपल सी बात है, जेडी इज द लीवर आर्म, ठीक है। ये हो गया आपका लीवर आर्म। देन जरा मुझे बताना यहाँ पे कि जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका डेवलप कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है, जरा मुझे बताना। बॉन्ड देखो, न्यूट्रल बॉन्ड आपके किसकी बात चल रही है, बॉन्ड में बात चल रही है आपकी स्टील और कंक्रीट की ना, तो जहां पे दोनों प्रेजेंट होंगे वहीं पे बात चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का साइड मत देखना, भूल जाना इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है। तो देखना आप लोग सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, जहां पे आपकी स्टील भी है, जहां पे आपकी कंक्रीट भी है। तो इस वाले में देखना कि बॉन्ड किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली बात है डीटी, है ना, देख के बता दिया तुम लोगों ने, डीटी, ठीक है। डीटी की वजह से डेवलप क्यों हो रहा है आपका बॉन्ड, यस याद है मतलब, ठीक है। तो देखो टी आपका अप्लाई हुआ यहाँ पे, टी यहाँ पे भी है, तो ये टी तो इससे बैलेंस हो गया। जो अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या है, डी, और ये अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बॉन्ड को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टी इज बैलेंस्ड बाय टी फोर्स, एंड यस को मैं सीधे लिखता हूं, बॉन्ड इज डेवलप्ड बाय, रुको, बॉन्ड इज डेवलप्ड बाय unbalanced force dt, bond is developed by unbalanced force dt, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है आपको, सेक्शन कट करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ सेक्शन, ये 1 1 2 2, मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 1 और 2 2, ठीक है। और इस 1 1 और 2 2 को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, बार बना रहा हूँ मैं यहाँ पे एक, ठीक है। ये बार आपकी, लेट अस कंसीडर ये है बार, ठीक है, ये बार है, ठीक है। यहाँ पे है ये 1 1 सेक्शन, अदर सेक्शन है आपका यहाँ पे 2 2, दैट इज द सेक्शन 2 2, ठीक है। लेट अस कंसीडर जो डिस्टेंस है, ये एल इसकी टोटल लेंथ है, दैट इज द टोटल लेंथ, और जो ये वाली लेंथ है ये हम बोल रहे हैं कि ये है आपकी dx, दैट इज dx। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी ये लेंथ कितनी जाएगी अब आपकी, dx, ठीक है। और फोर्स आपको पता ही है, यहाँ पे लग रहा है आपका t, और यहाँ पे t प्लस dt, वो आप ऊपर से देख लेना जो भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा, ठीक है ना। तो टेंशन फोर्स आपका यहाँ पे ऐसे कर लेता हूं मैं, t, यहाँ पे लग रहा है आपका t प्लस dt,
ठीक है, ये निकल गया आपका टी और टी प्लस डी टी। आपको निकालना क्या है, यही अनबैलेंस फोर्स निकालना है ना। अगर आपको बॉन्ड निकालना पड़ेगा तो ये अनबैलेंस फोर्स ही तो निकालना पड़ेगा, dt। जरा मुझे बताना यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स dt कितना होगा यहाँ पे। अगर इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से मैं बोल रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हुआ, दैट बॉन्ड स्ट्रेस विल बी टाउ बी डी। इन सिमिलर वे पूरे पेरीमीटर में डेवलप होगा ये भी आपका टाउ बी डी होगा, और लेंथ आपकी इसकी है dx, ठीक है। और ये टाउ बी डी डेवलप कैसे हुआ, इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ठीक है। जरा मुझे बताना dt इक्वल टू कितना लिखूंगा, dt इक्वल टू हाउ मच। ऑब्वियस सी बात है, जो dt की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा वो इंटू एरिया है ना, वो इंटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या आपका टाउ बी डी, स्ट्रेस कितना है आपका टाउ बी डी इंटू एरिया। एरिया क्या लूं मैं अब, dx इंटू 5/4 डी स्क्वायर dt। एरिया क्या लूं, बॉन्ड डेवलप क्या, बॉन्ड डेवलप कहां पे होगा, पेरीमीटर में डेवलप होगा ना, तो पेरीमीटर इंटू लेंथ कर दो। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड आपका इंटरनल साइज में डायमीटर में डेवलप तो नहीं हो रहा है, बॉन्ड कहां डेवलप हो रहा है, पूरे पेरीमीटर वाले लेंथ में डेवलप हो रहा है ना बॉन्ड आपका। ये बार है तो इसके पूरे पेरीमीटर में आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो अगर एरिया लोगे यहाँ पे तो एरिया इसका आएगा आपका पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो पेरीमीटर कितना होगा आपका पाई इंटू डी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा दैट इज पाई इंटू 5 कर रहा हूं मैं, दैट इज द पेरीमीटर इंटू dx। ये आपका आ गया बॉन्ड फोर्स पहला, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए dt, एक तो आपने निकाल दिया dt, एक dt और निकलेगा आपका, जो कि निकलेगा आपका मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट से। आपको पता है m इक्वल टू क्या होगा, जब मोमेंट निकालोगे आप तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, अगर सिंगली रेनफोर्स में पढ़ा होगा आपने तो मोमेंट इक्वल टू होता है या तो आपका फोर्स इंटू लिवर आर्म या फोर्स इंटू लिवर आर्म। तो CJD इक्वल टू TJD हो जाएगा ना मोमेंट इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए वी नो मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका C इंटू जी डी इक्वल टू T इंटू जी डी, या आप लोग बोल सकते हो M प्लस DM इक्वल टू हो जाएगा आपका C प्लस DT, C प्लस DC इंटू जी डी इक्वल टू T प्लस DT इंटू जी डी, ठीक है। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। तो आप सिंपल सी बात है, कुछ ना करें, यहाँ पे आप कर दीजिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस ही कर रखा है इन दोनों को हमने ना। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए क्या निकल के आता है, जरा मुझे बताना। माइनस करके एक साइड से करना, दोनों साइड से मत करना, आइदर कॉम्प्रेशन या टेंशन। मैं टेंशन से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2 - 3, ये हो गया आपका 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपका निकल के आ गया dm इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, tjd से tjd कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया आपका dtjd बच गया ओनली। जब माइनस करोगे तो आप माइनस करना तो आता ही होगा ना, किसी को उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। dt इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा आपका dm अपॉन jd, dt इक्वल टू dm अपॉन jd, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, dt इक्वल टू dm अपॉन jd। तो dt और dt को इक्वेट कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 4 को आप इक्वेट कर दीजिए इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटिंग 1 and 4, जब 1 and 4 को इक्वेट करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा आपका, देखिए dm अपॉन jd इक्वल टू टाउ बी डी इंटू पाई 5 इंटू dx। निकालना क्या है, टाउ बी डी निकालना आपको। तो जब टाउ बी डी निकालोगे यहाँ पे आप, तो टाउ बी डी इक्वल टू हो जाएगा ये आपका dm अपॉन पाई 5 dx इंटू जी डी, हो जाएगा आपका dm अपॉन पाई 5 dx इंटू जी डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये dm अपॉन dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, शियर फोर्स ना। शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड द शियर फोर्स। सिंपल सी बात है, अगर आप बेंडिंग मोमेंट को के रेट को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो वो आपका क्या होता है, शियर फोर्स, ठीक है। तो ये होता है आपका शियर फोर्स v इक्वल टू dm अपॉन dx। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो ये होता है आपका y इक्वल टू क्या, डिफ्लेक्शन, ठीक है, y इक्वल टू डिफ्लेक्शन। सोम में आप डिस्कस करते हो इसको। और dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, पढ़ा होगा ना आपने, ये मैंने बताया था इसको क्लास में। dy अपॉन dx इक्वल टू स्लोप। थर्ड हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मोमेंट, ठीक है, मोमेंट।
देन उसके बाद डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू होता है आपका शियर फोर्स, दैट इज शियर फोर्स। यानी करा क्या आपने, मोमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या निकल के आ गया, शियर फोर्स। या आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डीएम अपॉन डी एक्स इक्वल टू शियर फोर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डिफ्लेक्शन में, आप लोग पढ़ते हो वहां पे, कहाँ पे, स्टोम में। ठीक है, तो ध्यान रखना v इक्वल टू डीएम अपॉन डी एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला जो बन के आ गया मेरा, ये हो गया आपका v अपॉन एन, v अपॉन एन भी था क्या यहाँ पे कहीं पे, नंबर ऑफ बार्स अगर एक बार के लिए निकाल दिया ना हमने, अगर n नंबर ऑफ बार्स है तो ये हो गया आपका n नंबर। ठीक है, एक बार के लिए निकाला, अगर n नंबर ऑफ बार्स है तो ये हो गया n, सेम है, तो n यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना n से इसको, तो ये निकल गया आपका n पाई फाई जेडी। ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला किसका, बॉन्ड स्ट्रेस का। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड स्ट्रेस। और जब फाइनल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो अभी फॉर्मूला फाइनल बना नहीं है। ये फॉर्मूला क्या होगा आपका, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी इक्वल टू, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी इक्वल टू वी अपॉन समेशन ऑफ ओ इंटू जी डी। तो समेशन ऑफ ओ क्या है आपका, इट इज द समेशन ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, तो समेशन ऑफ ओ इक्वल टू n pi phi, n pi phi, or we can say the summation of perimeter, summation of perimeter, summation of perimeter, and that is the bond force जिसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे थे। ठीक है ना, ये हो गया बॉन्ड फोर्स आपका, बॉन्ड स्ट्रेस, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेस आपका ये निकल के आ गया टाउ बी डी इक्वल टू वी अपॉन समेशन ऑफ ओ इंटू जे डी, समेशन ऑफ ओ इक्वल टू एन पाई फाइव। तो फॉर्मूला आपको ध्यान ऐसे रखना है कि वी अपॉन जे डी एन पाई फाइव। ठीक है, ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस का डेरिवेशन, किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे तो पूछ सकता है वो। समेशन ऑफ पेरीमीटर्स लिखा है, या आप इसको लिख सकते हो पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द बार्स, ये भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, समेशन ऑफ ओ को, तो इजी से है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने खुद मोमेंट लगाया, टी फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ, सी फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ, मैग्नीट्यूड यहाँ पे पहुंच गया टी प्लस डी टी, यहाँ पे सी प्लस डी सी। ठीक है, एक आपका डी टी, डी टी निकालना है आपको दोनों केस में। डी टी ही वो अनबैलेंस फोर्स है जिसकी वजह से आपका बॉन्ड डेवलप हो रहा है। पहले केस में जब आपने डी टी निकाला तो डी टी आपका क्या निकल गया, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस आपका हो गया टाउ बी डी इंटू एरिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका एन, एन पाई फाइव इंटू डी एक्स। एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपके एन नंबर ऑफ बार्स हैं। दूसरा आपको बताइए एम इक्वल टू सी जे डी इक्वल टू टी जे डी, जो कि आपका राइट साइड भी वैलिड होगा सेम। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया दो, टू और थ्री को, तो आपका डीएम इक्वल टू या डी टी इक्वल टू निकल के आ गया डीएम अपॉन जे डी। देन आपने डी टी दोनों को जब आपने इक्वेट किया, तो इक्वेट करने में आपका इक्वेशन बन के आ गई फाइनल आपकी टाउ बी डी इक्वल टू वी अपॉन समेशन ऑफ ओ इक्वल टू ओ इंटू जे डी, वेयर समेशन ऑफ ओ इक्वल टू एन पाई फाइव। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। ये आपका डेफिनेट पूरा आपका डेरिवेशन है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस का। ठीक है, दैट इज द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। कर लीजिए इसको, इसने नहीं किया।
ठीक है, इसका फाइनल फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में एक दो बार इसने ऑब्जेक्टिव में डाल रखा था ये फॉर्मूला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड स्ट्रेस, ये बना के दे रखा था उसने फॉर्मूला, एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये फाइनल वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना। बाकी ये डेरिवेशन कराने का रीजन ये था कि बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा था उस बॉन्ड स्ट्रेस को कैसे निकलवाना है ये पूरा दिखाना चाहता था मैं आपको। ठीक है, इसीलिए डेरिवेशन कराया मैंने पूरा, अदरवाइज फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा देता। लेफ्ट साइड का हो गया होगा ना सबका? मैं लेफ्ट साइड का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बता दो। एक नोट कराया था ना इसके नीचे, एग्जांपल कुछ ले रखे हैं मैंने, कितने नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ बार ले रखे हैं नोट में? हाँ, 2 बार्स ले रखे हैं मैंने 25 mm डायमीटर। इनके लिए मैंने आपसे बोलता है AST निकालिए ना, जब AST निकालोगे आप तो ये निकलेगा आपका 2 इंटू 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर, कितना निकला था? 981.74। ये आपका mm² आपका इतना आ गया। फिर मैंने बोला था कि एरिया सेम रहने देना है, एरिया को सेम रखना है, नंबर ऑफ आपके जो बार्स हैं उनको आप रिड्यूस कर दीजिए डाया बार का। ठीक है, डाया ऑफ बार रिड्यूस्ड। अरे हाँ, पेरीमीटर भी निकाला ना इसका हमने, सॉरी, पेरीमीटर जब आपने इसका निकाला तो पेरीमीटर आपका निकल के आया था इसका n/5, 2 बार्स हैं पाई इंटू 25 mm के, तो कितना आया? 157.07 mm। ठीक है, ये कैलकुलेशंस कर रखी हैं, जरा आप लोग कर लेना इसको फटाफट। अगला आपका क्या था? रिड्यूस द डाया बाय, रिड्यूस द डाया ऑफ बार टू 16 mm। अब एरिया आपको सेम रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार्स का जो डाया है वो आपने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो डाया जब आपने रिड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ बार्स आप निकाल सकते हो इजिली। यहाँ पे आप नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ बार्स थे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बार्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेगा? AST इक्वल टू n/5 है, n इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर है, तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर। AST आपको दिया हुआ है, AST सेम है 981.74, अभी बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 981.74, और आपका ये हो जाएगा n नंबर ऑफ बार्स इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका n कितना निकल के आया? 4.88 ना, 4.88। तो यहाँ से जो पेरीमीटर निकल के आएगा, पेरीमीटर जो यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज हाउ मच? n कितने हैं? 4.88, n इंटू 5 इंटू पाई कितना? 255.43, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ मैं mm। इतना आपका पेरीमीटर निकल के आ गया। ये हो गया पिछला वाला, बताओ इसको, हो गया ना इससे पहले वाला सबका? देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक नोट है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तभी थोड़ा समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, पहले भी करवा रखा था ये। मैंने क्या करा यहाँ पे 2 बार्स लिए 25 mm के डायमीटर के, उनका एरिया कैलकुलेट किया, ये एरिया निकल के आया आपका 981.74 mm²। देन उसके बाद मैंने इसका पेरीमीटर निकाला, सेम बार का पेरीमीटर जब निकाला तो पेरीमीटर आपका निकल के आया 157.07 mm, इतना आपका पेरीमीटर निकल के आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, एरिया को सेम रखा, एरिया को सेम रखा और डाया ऑफ बार आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एरिया रिमेन्स सेम, यहाँ पे कर देता हूं मैं, एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन्स सेम। ठीक है, एरिया आपका 981.74 ही है, लेकिन डाया ऑफ बार आप 25 की जगह आपने 16 mm ले लिया यहाँ पे। तो जब आपने इसको किया तो नंबर ऑफ बार्स जो आपके निकल के आए, दैट नंबर ऑफ बार्स विल बी 4.88, जब आपने डाया रिड्यूस किया। तो पेरीमीटर जब आपने इसका निकाला तो पेरीमीटर देखिए सेम एरिया पे, सेम एरिया पे जहां पे ज्यादा बड़ा बार था आपका, साइज जिस बार का बड़ा था, वहां पे जो आपका पेरीमीटर निकल के आया 157.07 निकल के आया। वहीं पे आपका जब आपने डाया रिड्यूस किया तो पेरीमीटर आपका कितना निकल के आ गया? 245.43। ठीक है, यानी हुआ क्या यहाँ पे, आपने जब आप क्या करोगे, रिड्यूस द डाया ऑफ बार एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बार, तो उस केस में जो आपका बॉन्ड स्ट्रेस मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पेरीमीटर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेस आपका ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कई लोग सोच ही नहीं रहे हो आप लोग कि ये अब इस फॉर्मूले में वैलिड होगा, जरा देखना इस फॉर्मूले में।
हाँ, इस फॉर्मूले में वैलिड हो रहा है, ये चीज नहीं हो रही ना फॉर्मूले में वैलिड। ये समझ में आया पहले क्या किया यहाँ पे? अभी मैं बता रहा हूँ, इसका नोट में लिखा दूंगा, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, तो आपको अगर पेरीमीटर ज्यादा चाहिए, पेरीमीटर ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस द डाया ऑफ बार एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बार। ठीक है, 2 की जगह बार कितने हो गए यहाँ पे? आप 4.88, 25 का डायमीटर का आपका कितना हो गया यहाँ पे? 16 mm। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो आपका पेरीमीटर अच्छा मिलेगा, तो आपका बॉन्ड प्रॉपर डेवलप हो पाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले में कभी वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूले में ध्यान रखना। टाउ बी डी इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका टाउ बी डी इक्वल टू वी अपॉन समेशन ऑफ ओ इंटू जे डी। तो इसका मतलब क्या है? देखो ए टाउ बी डी तो आपको कहाँ दिया होगा? कोड में दिया होगा। जैसे M20 के लिए टाउ बी डी की वैल्यू जैसे इसने दे रखी है 0.8। ठीक है, अगर आपको अपनी जो कंक्रीट और स्टील है उसके बीच में बॉन्ड को अगर आपको सेफ रखना है, तो M20 के लिए हमेशा जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है ये आपकी कम आनी चाहिए 0.8 से, ये कम आनी चाहिए आपकी 0.8 से। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये आपको कोडल में दिया होगा, अभी दिखा रहा हूँ वैल्यू। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम की अलग अलग वैल्यू है, मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए। M20 अगर उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू 0.8 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके स्ट्रक्चर को सेफ बनाना है अपने बॉन्ड में, तो हमेशा M20 ग्रेड के लिए बॉन्ड की वैल्यू 0.8 से कम आनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर मैं पेरीमीटर को इंक्रीज करूंगा तो ये बॉन्ड की वैल्यू आपकी कम हो रही है नहीं हो रही है? ये हो रही है नहीं हो रही है? यही चीज आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूले में एग्जैक्टली अप्लाई करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू, तो आपका ये टाउ बी डी, जो आपकी टाउ बी डी की वैल्यू है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी, जिससे आपका बॉन्ड सेफ हो जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेफ रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि जहां पे आपका शियर फोर्स हाई होगा, जहां पे आपका शियर फोर्स हाई होगा, तो वहां पे आपका बॉन्ड स्ट्रेस भी हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब बॉन्ड स्ट्रेस हाई होगा तो वहां पे आपको बॉन्ड की वैल्यू चेक करनी नेसेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे भी शियर फोर्स हाई हो, वहां पे आपको बॉन्ड पे चेक करना कंक्रीट और स्टील को नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं ऐसे? जैसे आपका शियर फोर्स हाई कहाँ हो सकता है? एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर में हो सकता है, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, शियर फोर्स हाई होता है। अगर ऐसे रीजन का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो सपोर्ट वाला रीजन है वहां पे हो सकता है ना? यहाँ पे जब आप बेंडिंग मोमेंट लेते हो तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पे भी जीरो आता है, लेकिन शियर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो इस वाले केस में इन सपोर्ट कंडीशन में आपको क्या करना? बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू चेक करना, आपका बॉन्ड में सेफ है या नहीं है स्ट्रक्चर चेक करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, इसको लिखिए, देन नोट लिखना, उसके बाद कंक्लूजन लिखना इसका, इसका कंक्लूजन लिखना उसके बाद, अगर लिख दिया उसको। लिखना है इसके बारे में, तो लिखो लिखो, जिसने नहीं लिखा लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, कंक्लूजन लिखना है इसका। टू मेक रेनफोर्समेंट सेफ इन बॉन्ड, टू मेक रेनफोर्समेंट सेफ इन बॉन्ड, टू मेक रेनफोर्समेंट सेफ इन बॉन्ड, डिक्रीज द डाया ऑफ बार्स, पहला लिखना डिक्रीज द डाया ऑफ बार्स। सेकंड लिखिएगा इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स, डिक्रीज द डाया ऑफ बार्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर शियर फोर्स अगर आपका हाई है, टाउ बी डी बढ़ेगा, इसका मतलब चांसेस है कि आपका ये परमिसिबल वैल्यू से हाई जाएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड चेक करना नेसेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। ये तो हो गया आपका टू इंक्रीज द डाया ऑफ द बार्स, सॉरी टू डिक्रीज द डाया ऑफ द बार्स एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द बार्स। ये तो हो गया आपका
अगर आपके स्ट्रक्चर को अगर आपने बॉन्ड में सेफ बनाना है तो ये फिनोमेना आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में। कोई टॉपिक अगर कहीं पे पॉइंट समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो बता सकते हो आप लोग। आगे सब में देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज द एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। सेकंड टाइप का लिखना है यहाँ पे एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका दैट इज एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, अगला जो बॉन्ड स्ट्रेस है ये है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में। कैसे डेवलप होता है बोलता मैंने आपको, डायरेक्ट एक्शन ऑफ द लोड, जो आपका लोड का डायरेक्ट एक्शन होगा उसकी वजह से आपका डेवलप होगा दैट एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, इसके बारे में लिखिए जरा थोड़ा, एक लाइन दो लाइन लिखिए इसमें। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू certain axial force this axial force is to be transferred to the surrounding concrete. This axial force is to be transferred to the surrounding concrete. ठीक है, फुल स्टॉप कर दो इतना ही। ठीक है, तो जो आपका एक्सियल फोर्स लगाओगे वही एक्सियल फोर्स आपका सराउंडिंग कंक्रीट में ट्रांसफर होगा। देखते हैं, समझते हैं ये बॉन्ड आपका कैसे डेवलप होता है। जैसे ये आपका कोई कंक्रीट है और इस कंक्रीट के ब्लॉक में आपने प्लेस कर रखी स्टील, यहाँ पे आपने पी अमाउंट से कोई फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स आपने पी अमाउंट से अप्लाई किया, तो पी अमाउंट के फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ इस फोर्स की वजह से कुछ आपका स्ट्रेस यहाँ ट्रांसफर होगा इस स्टील से इस कंक्रीट में। इसी को हम लोग बोलते हैं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज टाउ बी डी। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस ट्रांसफर हुआ कहाँ से, इस पी अमाउंट के फोर्स से। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसपे क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है ऑलमोस्ट, और वो है आपका डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। एलडी नाम सुना ही होगा। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है आपका। ये डेवलपमेंट लेंथ आपकी होती क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है कि इस सराउंडिंग कंक्रीट में, मतलब इस कंक्रीट के ब्लॉक में इस रेनफोर्समेंट को कितना अंदर तक हम लोग इम्बेड करें, जिससे कि जो ये टेंशन फोर्स आपका पी अप्लाई हो रहा है, इस टेंशन फोर्स पी में ये रॉड आपकी बाहर निकल के ना आए। सिंपल से लैंग्वेज में इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। अगर दूसरी डेफिनेशन अगर आपको समझनी है यहाँ पे, तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कितना हम इस रेनफोर्समेंट को इस कंक्रीट के ब्लॉक के अंदर इम्बेड करें कि जो यहाँ पे इंटरफेस में जो आपकी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जो आपका पी फोर्स की वजह से स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं इसको भी हम लोग, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, सॉरी डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग इसको बोल सकते हैं। जरा पहली चीज मुझे ये बताना यहाँ पे, टोटल टेंसाइल फोर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोटल टेंसाइल फोर्स यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स P इक्वल टू क्या होगा आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया ना। तो स्ट्रेस कितना रहेगा यहाँ पे आपका 0.87 FY ये लोग देख के ये हो जाएगा आपका 0.87 ऑफ FY, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेस आप लोग इतना ही लेके चलते हो ना। यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस आप लोग 0.87 ही लेके चलोगे,
और टोटल टेंसाइल फोर्स आपका लग कहाँ पे रहा है, डायमीटर पे लग रहा है, तो एरिया क्या लोगे आप, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डाया का स्क्वायर, ये हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स डेवलप होगा, बॉन्ड फोर्स, यहाँ पे आपका डेवलप होगा बॉन्ड फोर्स। अगर मैं बात करूं टोटल बॉन्ड फोर्स की, टोटल बॉन्ड फोर्स की, तो टोटल बॉन्ड फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, अगेन स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना होगा, टाउ बी डी, ये आपका टाउ बी डी इंटू एरिया, एरिया कितना होगा आपका, एक बार के लिए बात चल रही है तो ये हो जाएगा पाई फाई इंटू एल डी, ठीक है, पाई फाई इंटू एल डी, इतना आपका होगा टोटल बॉन्ड फोर्स। मैं बोल सकता हूँ दैट टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टोटल बॉन्ड फोर्स। ऑब्वियसली बात है ना, जितना आपका ये पुल आएगा उतना ही तो फोर्स आपका ट्रांसफर होगा यहाँ से कंक्रीट में, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल बॉन्ड फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पे, दैट इज 0.87 ऑफ Fi इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर इक्वल टू टाउ बी डी इंटू पाई फाई एल डी। हमें निकालना है यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0.87 ऑफ Fy फाई डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी, 4 इंटू टाउ बी डी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा टाउ बी डी, ये आपका निकल के आ गया बॉन्ड स्ट्रेस, सॉरी डेवलपमेंट लेंथ फ्रॉम एलएसएम, फ्रॉम एलएसएम। अगर आप यही डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करो फ्रॉम डब्ल्यूएसएम तो क्या हो जाएगा, 0.87 Fy की जगह सिग्मा एस टी, परमिसिबल स्ट्रेस वहां पे क्या होता है, सिग्मा एस टी। तो यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट लेंथ आपका निकल जाएगा, दैट डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एफ वाई इंटू, सॉरी सिग्मा एस टी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, ये फॉर्मूला आपका हो गया डब्ल्यूएसएम में। इससे देखना क्वेश्चन आपका डन पूछा जाता है, अगर यूकेपीएससी जेई का एग्जाम हुआ तो यहाँ से आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस कॉन्सेप्ट से। आ गया फॉर्म आपका यूकेपीएससी जेई का, फॉर्म आ गया, नहीं आया ना अभी, कब आने वाला है, कोई कुछ हुआ है क्या, प्रॉब्लम हुई है क्या उसमें, केस डाला, केस करा किसी ने, आरटीआई लगा रखी, तो आरटीआई से पोस्टें थोड़ा रुकती हैं, कोई बोला कि केस डाल रखा है, पोस्टें स्टे में लगा दी, हाँ केस तो करके खाली हाँ पोस्ट ऐड हुई थी, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा लेट आने वाली होंगी अब ना, दिवाली तक, ओके, दिसंबर, इस महीने के लास्ट में, ये महीना लास्ट हो गया, आज लास्ट ही तो है, आज लास्ट ही है अक्टूबर में ना, ओके। ये निकल गया आपका डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला, रट देना भाई इसको, ठीक है, किसी को याद नहीं होता है तो रट देना इसको। इसके नीचे डेवलपमेंट लेंथ का आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन भी लिखनी है, पहले इसको लिख लो फिर नीचे लिखते हैं उसके बाद। पोस्टें निकाली कितनी थी इन्होंने, 920 लिखा रहा था, कोई बोल रहा कि 400 अप्रूव हुई है, हुआ क्या है समझ ही नहीं आ रहा है ना, कोई बोल रहा कि 400 के अराउंड अप्रूव हो रखी है पोस्ट, पता नहीं है क्या सीन थोड़ी इसमें, क्या हो गया होगा हाँ ये तो है, अरे बहुत पोस्टें खाली है यहाँ पे, निकाली कहाँ रहे हैं, अभी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है वो तुम लोग भर नहीं पाओगे वैसे, लेकिन पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट आपकी 1400 पोस्ट खाली है यहाँ पे, आने वाली, हाँ आने भी वाली है शायद उसमें, लेकिन सब नहीं आएंगी, हाँ अदर स्टेट में क्या, तुम्हारा एक चीज तो बेनिफिट है इसमें कि अदर स्टेट वाले भर नहीं पाएंगे ना जाएगा, हाँ ये तो बेनिफिट है तुम लोगों का, मतलब पोस्ट है अगर आ गई तो तुम लोग तो बैठ जाओगे फिर निकाल ही लोगे इससे मजे क्या लोगे बताओ, अदर स्टेट वाला भर नहीं पा रहा, 46 से 100 की ग्रेड पे है, ठीक है, बीटेक वाला भी नहीं भर सकता, ऑब्वियस सी बात है, हाँ बीटेक वाला भी नहीं भर पाएगा, ठीक है, मतलब जिसने पॉलिटेक्निक कर रखी है देन उसके बाद बीटेक कर रखा है वो भर सकता है ना,
हाँ पेपर क्या, एमएलए लग रहा है ऐसे ही अब सीधे निकल जाएगा यार। तुम्हारी पोस्ट तो 100 पोस्ट अब भी आई थी थोड़ी देर पहले। बीटेक वालों को देखो ना, बीटेक वालों की पोस्ट 8 साल बाद 150 पोस्ट निकाल रखी है, 170 पोस्ट चाहिए टोटल 8 साल बाद। कोई बीटेक वाला है यहाँ पे जिसने भरा है? आप वो बीटेक वाले ना, अच्छा आप बीटेक वाले हो। हाँ तुम्हें बीटेक हो, आधा किया बीटेक या पूरा एमटेक? बात करो फैकल्टी के लिए, पढ़ाओगे कल से इनको? पैसे अरे फर्स्ट में फ्री में पढ़ा दो कुछ दिनों। ये समझ में नहीं आया ना, भगा भी देते हैं लोग, देखना उसके बाद। फिर उसके बाद चलो लिखो जरा यार, इसके नीचे लिखना बॉन्ड। थक जाते होंगे सुबह से शाम तक, नहीं तुम लोग? शक्ल में तुम्हारे ऐसे 12 बज रखे हैं, मतलब 3 बज रखे हैं भाई टाइम में भी। तुम लोगों की शक्ल में मतलब खाना नहीं खाया मैंने, तभी तो टाइमिंग 2 से कर दिया आप लोगों की, ताकि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिले खाना खाने के लिए। तो लाल मुंह बना के बैठे रहते हो यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई इसने खाना नहीं खाया, छोड़ दो। लंच कर लिया करो, टिफिन लेके आओ ना, टिफिन लेके आओ घर से। सुबह कितने बजे से क्लास है सुबह तुम लोगों की? हाँ तो बहुत है भाई, 9 बजे 6 बजे उठ जाते होंगे सब लोग। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8:45 बजे उठ के 9 बजे पहुंचते हैं यहाँ पे। उनके लिए होटल भी तो है, बाहर पे होटल बने हुए भाई, होटल में खाओ आराम से खाना आना। कितना बचा है रीजनिंग का पोर्शन, कितना बचा हुआ है अभी? कितना रीजनिंग में पोर्शन कितना बचा है? थोड़ा, 4 लेक्चर है लास्ट। कल से नहीं है रीजनिंग, सब्जेक्ट क्या स्टार्ट हो रहा है अभी? अच्छा, नहीं उन सर का होगा, इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर का इरिगेशन वहां पे चल रहा है ना अभी, गेट में चल रहा है उनका। ऑलरेडी आज 2-3 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं शायद, 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस शायद। हाँ 3 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं, तो उसके बाद शायद कल या परसों से या मंडे से आप लोगों की इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगी सर। जो पहले वाला बैच है ना, पहले वाले बैच का आने वाले 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इरिगेशन वो ले रहे हैं। सर्वे आपका हो गया है, सर्वे पता नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ ना सर्वे, सर्वे अभी थोड़ा बचा हुआ है। हाँ और क्या हुआ, एस्टिमेशन सर ले रहे हैं, सीपीएम भी सर ही ले रहे हैं। तो आपका ऑलमोस्ट फिर क्या बचा उसके बाद, स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर सिलेबस में ही नहीं है, कहाँ पढ़ लो स्ट्रक्चर तुम लोग? क्या सोम? हाँ कुछ नहीं नहीं, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, जो इनिशियल में आ रखे हैं फरवरी मार्च से। बाकी आधा तो हो रखा है सब में। देखते हैं इस बार आरसी भी पूरा कर देंगे। अ, जो पहले से आ रहे हैं ना फरवरी मार्च से, उनका बोल रहा हूँ मैं, उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग जनवरी फरवरी वाले हो क्या? कौन से पिछले नंबर से आ रहे हो? कितने अभी तक सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए पिछले नंबर से? हाईवे 4 बार हो गया, चारों बार पढ़ रखा है। कोई नहीं यार, सेल्फ स्टडी भी पढ़ा करा करो अपना ना खुद की। देखो यूकेपीएससी अगर जेई में पोस्ट आती है, नहीं निकाल पाए, किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि यहाँ नहीं पढ़ा पाया मैं, यहाँ नहीं पढ़ पाई मैं, यहाँ नहीं पढ़ पाया, जो भी चीज है ठीक है ना। अगर खुद पढ़ोगे तो हो जाएगा। अभी से मैं बोल रहा हूँ खुरमी लगा दो, तब तक आने तक ऐसा करना कि मतलब खुरमी लाल पीली पूरी कर देना वाले, खाना भी उसी में खा रहे हैं आपने। खुरमी और गुप्ता से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है जेई का, उससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा जितना मुझे लगता है पर्सनली। और अगर लगा पाओ टाइम होगा तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर, ठीक है, इतना लगा दिया तो मोर देन इनफ है आपका यूकेपीएससी जेई के लिए, ठीक है। और उस भाई को बता देना आधा नहीं लगाना है, पूरा लगाना है, आधा लगाने में सॉल्यूशन नहीं होगा पूरा, ठीक है। हाँ चलो लिखिए डेफिनेशन इसकी है थोड़ा सा, डेफिनेशन लिखिए इसकी। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इज मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट
development length of reinforcement is minimum length of reinforcement required to be embedded 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 required to be embedded inside concrete so that strength of reinforcement or bond is not less than the strength of reinforcement in tension, not less than the strength of reinforcement in tension. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, इसमें दूसरी डेफिनेशन लिखिए, मिनिमम एंकरेज लेंथ रिक्वायर्ड, इसी के नीचे सेकंड डेफिनेशन लिखना, मिनिमम एंकरेज लेंथ रिक्वायर्ड is called development length. सबसे पहली बात तो जो आपका ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला निकल रहा है दैट इज फॉर द प्लेन बार, ठीक है, कोरिगेटेड बार नहीं है अभी आपकी ये प्लेन बार हमने यहाँ पे यूज कर रखी है, पहली बात ध्यान रखना ये चीज कॉन्सेप्ट। अगला हो गया आपका, अब देखिए माइल्ड स्टील के लिए जो WSM और LSM में जो वैल्यूज हैं, कभी कभी ना छोटे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है आपसे, जो जेई के एग्जाम देखोगे तो वहां पे आपसे टाउ BD की वैल्यू डायरेक्ट पूछेगा कि M20 के लिए टाउ BD की वैल्यू कितनी होती है, M30 के लिए कितनी होती है, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज वहां पे। तो पहले देखो M20, ये हो गया M25, M30, M35, M40, कहां तक है, 50 तक है ना, 50 हाँ, M50, ये हो गया आपका, सॉरी M50। अगर WSM से मैं वैल्यूज की बात करूं तो WSM से और LSM से आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है। WSM से आपको एक वैल्यू याद रखनी है, M20 के लिए 0.8 होती है, बस उसके बाद 0.1 ऐड करते रहो, आपका सारा निकल गया। यहाँ पे हो गया आपका 0.9, ये हो गया आपका 1.0, ये हो गया आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इतना आपका बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है फ्रॉम दी WSM। दूसरा आपका वैल्यू है आपकी LSM से, LSM से ये वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है 1.2 से, 1.2, फिर ये आपका 1.4, फिर ये आपका 1.5, 1.7, गलत होगा तो बताना, ठीक है, देन आपका 1.9, 1.9, 1.9, यही ना वैल्यू। ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज, और ये एग्जाम में किसी से भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं वैल्यू, ध्यान रखना। पहला वाला तो टफ नहीं है याद करना, दूसरा वाला भी डिफिकल्ट उतना नहीं है। 1.2, फिर 2 ऐड करो 1.4, 1 ऐड करो 1.5, फिर 2 ऐड करो 1.7, रीजनिंग पढ़ी रहो तुम लोग आज के, फिर 2 ऐड करते रहो, 1.9 मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक है। यूपीपीएससी जेईई का फॉर्म आ गया, मुझे लगता है जितने गर्ल्स हैं उनका तो मैक्सिमम हो ही जाएगा, अलग से पोस्ट इनके लिए रिजर्व है, फिर किसी किसी की कैटेगरी भी होगी अपनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन डन है अगर गर्ल्स का पोस्ट आती है तो। गर्ल्स के लिए नहीं निकाल पाए तो फिर देख लो उसके बाद, यूपीपीएससी जेईई गर्ल्स नहीं निकाल पाई ना तो फिर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इतना मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल अपॉर्चुनिटी है यूपीपीएससी जेईई में गर्ल्स की। मैं जेईई का रिजल्ट नहीं देखा मैंने, लेकिन एई के रिजल्ट में मैंने देखा था पिछली बार, जो गर्ल्स का था आपका, मतलब बॉयज की कट ऑफ गई हुई है जनरल की 700 है आपकी, और गर्ल्स की यहाँ पे 400, 400 नंबर कट ऑफ गई है, बस आपको पास ही होना है भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल पास होना है, 30 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स, हिंदी में इतना पढ़ना 40 नंबर आ जाए बस, सब में पास 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 पास, PWD लास्ट में। कई पोस्ट आप लोगों की खाली भी जाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको पास होना कंपलसरी है, वो कोई बोल रहा था मेरे से हटा दिया है,
आप लोग कह रहे थे मैंने कौन कह रहा था, लेकिन हटाया नहीं कहा, अभी है कह रहे हो यूकेपीएससी वाले कह रहे हैं कि हटाया नहीं है उसको, अभी कंपलसरी है कहा, जेई में हटा दिया क्या? ए है भाई, ए में कल ए वाले बच्चे, ए वालों को मत बोलना ऐसा, मार देंगे वो लोग पकड़ के वो मेरे से कह रहे हैं, कह रहे थे 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है इसमें। अभी मैं नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ूंगा आज, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ऐसा कंपलसरी सर है नहीं, हटा रखे उन्होंने, कह रहे थे। कैलकुलेटर अलाउड है क्या आप लोगों का? नहीं है ना? वो तो कह रहे हैं कि वो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर जो दुकान में होता है वो कैलकुलेटर भी अलाउड है। ए में ऐसा है, जे में नहीं होगा। हाँ, अगर देखो पोस्ट आने वाली है, पहले पता चल गया है, बाद में एग्जाम जल्दी करवा दिया, ये करवा दिया, अभी तो रोना मत, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जो जनवरी वाले हैं पूरे हो रहे हैं, जो अभी के सब्जेक्ट हैं जिनके अभी चल रहे हैं उनका भी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर प्रिपेयर ढंग से करोगे तो निकल जाएगा पोस्ट। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, 3 चीजें तो प्रॉपर तरीके से पढ़ी लो। तुम लोगों का तो कुछ है ही नहीं, क्या आता है तुम लोगों को इसमें? इंग्लिश हिंदी बस हो गया ना, तो वो तो क्या है, 2 ही सब्जेक्ट हैं, तुम्हें जीएस भी नहीं पढ़ना है, तो वहां के सब्जेक्ट ये, अरे ये टेक्निकल भी तुम लोग गिनते हो क्या इन सब्जेक्टों को भी? तुम लोग 2 साल टेक्निकल पॉलिटेक्निक करके आए, 3 साल ना, 3 साल की होती है, 2 साल की, 3 साल तुमने पॉलिटेक्निक करके आए, उसके बाद 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया, कुछ लोग 2 साल से भी यहाँ पे 2 साल तुमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, और फिर तुम उसके बाद 5 साल हो गए और तुम बोल लो कि टेक्निकल भी है, टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं भाई, कर लोगे इजिली टेक्निकल। डिजाइनिंग नहीं आएगी, कन्वेंशनल तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, कन्वेंशनल एसएससी चाहिए। नहीं, ज्यादा आएंगे, क्यों बताऊं? देखा आपने पेपर पहले का? 2 पार्ट है उसके, एक में सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग ही पार्ट है, तो आएगा डिजाइनिंग, तो आएगा, क्या आएगा वहां से? देखो, एसएससी जेई या सॉरी यूकेपीएससी जेई का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर है, जिसमें आपके एक में सारे डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, दूसरे में आपके नॉन डिजाइनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो डिजाइनिंग सब्जेक्ट का वहां पे वेटेज काफी ज्यादा रहेगा, खासकर जो मैं आरसीसी पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ही पूछेगा एग्जाम में। आरसीसी से बहुत, आरसीसी स्टील भी आएगा, जिन्होंने स्टील में नोटिंग करी थी ना, तो बहुत मजा आएगा तुम्हें यूकेपीएससी जेई में। कई लोग स्टील में लास्ट में पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, बहुतों ने पढ़ा भी है स्टील पूरी तरीके से, लेकिन देखना बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम देके आना, जेई का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा मेरे से बोलना, सारे क्वेश्चन मैंने पूरी कोड वहां पे आपको कर रखी है भाई। अगर कोई क्वेश्चन वो चाहता है कि आउट ऑफ सिलेबस जाए, तभी तभी आउट ऑफ सिलेबस जाएगा। और इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आरसीसी में भी, आरसीसी में ऑलमोस्ट पूरी कोड क्लियर कर रखी है, ये जितने नोट्स करा रखे हैं नोट्स ही नोट्स पढ़ना। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर लगाना, अब आप देखना ना प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के लगा के देखना, क्वेश्चन लग रहे होंगे आपके, देखना, और क्वेश्चन यही चीजें हैं जो थ्योरी से पूछे गए हैं उसमें, थोड़ा घुमा रखा होगा ऊपर नीचे, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% पूरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, बन जाएंगे क्वेश्चन आपके, बस ये सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ो भाई। हाँ, ये क्या, ए का फॉर्म, हाँ बड़ा है, उत्तराखंड में पहली बार तो पोस्ट दे रहे हैं, भर लेते हैं भाई सब मैंने जब से मेरा बीटेक हुआ है एक भी एग्जाम नहीं दिया उत्तराखंड में, अभी एक भी एग्जाम नहीं दिया। बीटेक मेरा 15 में हुआ था, 15 में, हाँ 14 में पोस्ट आई थी, 15 में बीटेक हुआ। 16 वाले के लिए एज नहीं थी, यूजेविनल के लिए एज कम बढ़ गई थी, इसके अलावा फिर और कोई आया नहीं शायद। हाँ, देखते हैं यार क्या होता है, निकल जाएंगे तो एक ही डिपार्टमेंट में मिलते हैं वहीं पूरा बदला लूंगा उसके बाद, क्लास में बहुत परेशान किया ना चलो ठीक है, तुम लोग मजे करने में उतर गए ना तुम लोग, फिर देखते ही नहीं हो, फिर पढ़ना ही छोड़ भूल जाते हो। नोट लिखना इसके नीचे, इसके नीचे नोट लिखना। ये देखिए प्लेन बार के लिए आपका पूरा निकल के आ गया, प्लेन बार के लिए ये वैल्यूज हैं आपके बॉन्ड स्ट्रेस की। अब क्या होगा अगर बार आपकी प्लेन के अलावा कोरुगेटेड बार हो, HYSD बार हो, तो उस केस में जरा लिखना, नोट करके पहला पॉइंट लिखना, फिर समझाता हूं उनको मैं। पहला है आपका फॉर अदर स्टील, फॉर अदर स्टील, नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क, जो ये टेबल है दैट इज ऑल्सो, ये इसमें भी स्टार मार्क, जो नोट लिखा रहा हूं इसमें भी स्टार मार्क, और जो कोडल प्रोविजन अब चलने वाले वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना इसमें। फॉर अदर स्टील HYSD, CTD, CTD भूल गए, CTD कोल्ड टेस्टेड डिफॉर्म बार, ठीक है, TMT, TMT बार्स, TMT बार्स,
टाउ बीडी वैल्यू increased by 60%. टाउ बीडी वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 60%. इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगला लिखना, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन, हाँ फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन किस में 25% करेंगे, किस में, हाँ अगर मैं बोलूँ कॉम्प्रेशन आपका है ये कॉम्प्रेशन है, ठीक है, ये कॉम्प्रेशन है और टाउ बीडी की वैल्यू आपकी 1.8 है। लो जरा बताना मुझे कॉम्प्रेशन में कितना इंक्रीज करूँ यहाँ पे, ये 1.8 का आप कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे 1.25 भी कर सकते हो इसको। सही है, ये सही है, नहीं नहीं ये सही है, पूछ रहा हूँ जस्ट, सही है, और को तो लिखा है नहीं अभी, आप लोग बताओ जो 25% का ना उन्होंने, कि सही है, बोला क्यों 25%? मैं कह रहा हूँ ये सही है, पूछ रहा हूँ जस्ट, सही है ना, अभी देखते रहो, चलो लिखो इसमें, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन इंक्रीज टेंशन वैल्यू बाय, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन इंक्रीज टेंशन वैल्यू बाय 25%। लिखो इसको, लिखा, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन इंक्रीज टेंशन वैल्यू बाय 25%। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं, आपकी बॉन्ड कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, घुमाता है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी जेईई में खासकर। ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला आपसे बोलेगा अगर आपने HYSD बार यूज कर रखी है तो उस केस में आपकी जो अगर M20 कॉन्क्रीट है तो M20 कॉन्क्रीट के लिए HYSD बार के केस में टाउ बीडी की वैल्यू बताओ बोलेगा, ठीक है। HYSD बार के केस में आप करोगे 0.8 इंटू 1.2 1.60 ना, 60% इंक्रीज करनी है ना उसको, तो 0.8 इंटू 1.60 आपका आंसर हो जाएगा उस केस में, ठीक है, HYSD बार के केस में। या उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है, वो बोलेगा बार्स इन टेंशन, बार्स इन टेंशन बोलेगा, ठीक है। बार्स इन टेंशन का मतलब है कि उसने नॉर्मल बार यूज नहीं कर रखी, इसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है, मैं भी नहीं समझ रहा हूँ, ये कर रखा है एसएससी ने क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, फॉर बार्स इन टेंशन, बार्स इन टेंशन बोलेगा तो उस केस में भी आपको जैसे M20 बोला तो 0.8 को आपको 1.60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन, ठीक है। अगला है आपका बार्स इन कॉम्प्रेशन, तो बार्स इन कॉम्प्रेशन कब प्रोवाइड करते हो, डबली रेनबो सेक्शन के केस में। ऐसा तो है नहीं ना, कभी आपने कोई केस देखा जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ बार कॉम्प्रेशन में प्रोवाइड कर दी, टेंशन में रखा ही नहीं कुछ भी, कभी नहीं देखोगे ना केस। ऑब्वियसली बात है, आपको टेंशन तो यहाँ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी आप कॉम्प्रेशन में प्रोवाइड करोगे। तो भाई सीधे सीधे 1.8 को 1.25 से ही मल्टीप्लाई क्यों करोगे, 1.60 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे 1.60 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे गलती आपकी यहाँ पे होती है। तो अब कभी भी पूछेगा अगर आपको कॉम्प्रेशन में बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो पहले उसको टेंशन में इंक्रीज करोगे, उसके बाद इसको कहाँ पे इंक्रीज करोगे, कॉम्प्रेशन में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है पहला। तो दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि HYSD और CTD बार के केस में ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है 25% से, सॉरी 60% से, और फॉर द कॉम्प्रेशन वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय द 25% मोर इन टेंशन। ये अभी पढ़ा आपने, दो बार मैं यहाँ पे समझाने के लिए ले रहा हूं आपको। ये पहली बार हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी बार, ये हो गई आपकी दूसरी बार, ठीक है। एक बार में मैं अप्लाई कर रहा हूँ टेंशन, दूसरी बार पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्रेशन, ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन। तो इस वाले केस में देखिए जब आपका टेंशन होगा HYSD बार में, ये प्लेन बार है, अगली बार मैं ले रहा हूँ कोरोगेटेड बार, ये मैं बार ले रहा हूँ कोरोगेटेड बार, ठीक है। इन सिमिलर वे ये कोरोगेटेड बार हो गए और ये वाली बार भी कोरोगेटेड होगी भाई, ठीक है, थोड़ा मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये बार भी आपकी कोरोगेटेड होगी। यानी पहली बार आपकी है प्लेन बार, प्लेन बार के लिए आपने वैल्यूज निकाल रखी हैं, ये सारी वैल्यूज आपके कोड में दे रखी हैं, ये वैल्यूज आपकी वैलिड होती हैं इस वाली बार के लिए जो आपकी प्लेन बार है, जहां पे आपने कुछ नहीं कर रखा है। सेकेंड आपका कोरोगेटेड बार कौन सी होती है, HYSD बार, Fe415 या Fe500। इस केस में देखो तो अगर जो पेरीमीटर है, मैंने आपको पहले ही बोलता पेरीमीटर ज्यादा मतलब बॉन्ड ज्यादा, है ना, प्रॉपर बॉन्ड बनेगा, ज्यादा बॉन्ड बनेगा, ग्रिप ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा देख पाओगे तो पेरीमीटर ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली बात है सेकंड वाली बार का पेरीमीटर ज्यादा होगा। ये पेरीमीटर अगर आप देखोगे तो पेरीमीटर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस बार। इसी वजह से जो कोरोगेशन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी टेंशन में HYSD बार है उसमें वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हम लोग 60% से, ठीक है, 60% से इंक्रीज कर दिया हमने इसी पैरामीटर की कॉन्सेप्ट की वजह से। सेकंड आपके बाद इसके बाद अगर आपकी बार कॉम्प्रेशन में है
तो कॉम्प्रेशन में देखिए ये तो इक्वल है ही है, यानी जितना इसके यहाँ पे जनरेट हो रहा, इस पेरीमीटर में जनरेट हो रहा बॉन्ड, और जितना इस पेरीमीटर में जनरेट हो रहा बॉन्ड, वो तो इक्वल रहेगा टेंशन के इक्वल, इतना तो इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनल वैल्यू भी आएगी, कहाँ पे? एडिशनल वैल्यू आएगी इधर पे। जब कॉम्प्रेशन लगेगा तो इसको अंदर की ओर प्रेस करेगा, तो यहाँ पे भी आपकी एडिशनल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू डेवलप होगी, और ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से इसको हम लोग 25% से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबके? तो यही रीजन है आपका 25% का, 60% तो है ही है, 25% मोर इन टेंशन। क्लियर है? तो लिखिएगा इसका रीजन, उसके बाद रीजन लिखिए। 60% increase because 60% increase because for deformed bars, 60% increase because for deformed bar the actual contact area of the bar, for deformed bar the actual contact area of the bar with concrete, actual contact area of the bar with concrete is much more than the contact area based on nominal diameter of the plane bar, based on nominal diameter of the plane bar। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोला आपसे कि कांटेक्ट एरिया आपका ज्यादा होगा कोरोगेशन की वजह से HYSD बार्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन the above value may be increased by, for bars in compression the above value may be increased by 25%, above value increased by 25%. This is because the end bearing of bar, help in resisting compression, end bearing of bar help in resisting compression। एंड बेयरिंग ऑफ बार मतलब जो ये वाला रीजन है इसकी बात चल रही है। ठीक है, जो यहाँ पे एडिशनल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुए, इस रीजन की आपकी बात चल रही है यहाँ पे। क्लियर है सबको? हाँ, कहाँ पे? ये इधर पे। क्या बोला आपने? रिपीट कहां से करना है? द एंड बेयरिंग ऑफ द बार हेल्प इन रेजिस्टिंग कॉम्प्रेशन। इससे पहले से करना है क्या? हा? इससे पहले से करना, रिपीट हो गया? ठीक है, बिकॉज द एंड बेयरिंग ऑफ बार हेल्प इन रेजिस्टिंग कॉम्प्रेशन। ये तो हो गया रीजन आपका 60% और 25% का। ठीक है, काफी अच्छी यूनिट है आपकी ये। अगला लिखिएगा हेडिंग इसके बाद, सम IS कोडल प्रोविजंस। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद सम IS कोडल प्रोविजंस। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक यही है इसका, IS कोडल प्रोविजन, जो कि बड़ा भी है थोड़ा और इम्पोर्टेंट भी है। यूपीएससी जेई दोगे, डन क्वेश्चन आएगा जो ये टॉपिक चल रहा है इससे, लिख के ले जाओ अभी से। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी जेई में हर साल पूछता है यहाँ से, और यूपीएससी जेई में डन क्वेश्चन आएगा। मैं भी बोल रहा हूँ गारंटी, मैं और टॉपिक की गारंटी देता हूँ, इसकी गारंटी यहाँ पे। ठीक है, इस कोडल प्रोविजन की।
नहीं आएगा तो मेरे को गाली मत देना, लेकिन आएगा मुझे लग जाए। लिखो पहला प्रोविजन लिखिए इसमें, पहला प्रोविजन लिखिए, फॉर प्रोवाइडिंग लैप लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लैप लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लैप लेंथ मिनिमम एलडी, मिनिमम एलडी, एलडी डेवलपमेंट लेंथ, फॉर प्रोवाइडिंग लैप लेंथ मिनिमम एलडी, एलडी must be labbed, must be labbed, LAPPED, for providing lap length minimum LD must be labbed। ठीक है, तो लैपिंग पहली बात तो होती क्या है, देखिए ये दो बार है, इन बार को जब हम ऐसे कुछ ओवरलैप कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैपिंग। ये बार को हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरलैप, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैपिंग। ठीक है, और इस लैपिंग में जो ये ओवरलैप लेंथ होती है, यानी ये वाली लेंथ जो होती है, दैट लेंथ मिनिमम आपकी होनी चाहिए एलडी, दैट शुड नॉट लेस देन आपकी एलडी। ठीक है, तो मिनिमम आपको जो ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड करनी है, एलडी आपको प्रोवाइड करनी है अगर आपको दो स्टील के बार्स को क्या करना है, लैप करना है। ये लैपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, और जगह हम देखते भी नहीं है, स्ट्रक्चर की लेंथ बढ़ेगी यहाँ से देखो वहां तक, तो एक बार कभी देखी यहाँ से लेकर वहां तक एक ही बार आ जाएगी, नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो स्ट्रक्चर की जब लेंथ बढ़ती है तो उस केस में सिंगल बार का तो काम नहीं है, तो बार्स को हम लोग क्या करते हैं, लैप कर देते हैं, ताकि बार की भी लेंथ बढ़े। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बार्स को लैप करते हैं। और ये एक बार जो आपने दूसरी बार के ऊपर लैप कर रखी है, इसमें जो ओवरलैप लेंथ आपको मिनिमम प्रोवाइड करनी है, दैट इज एलडी। क्लियर है, ये हो गया आपका पहला कोडल प्रोविजन। अगला कोडल प्रोविजन लिखिए, अगला कोडल प्रोविजन लिखिएगा आप लोग, एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, एलडी लेस देन इक्वल टू m1 बाई v, यहाँ पे m1 आपका मोमेंट है, v आपका शियर फोर्स है। ठीक है, एज पर आईएस कोड ये फिनोमेना आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना ही चाहिए, जहां पे आपका एलडी लेस देन इक्वल टू आपका m1 बाई v है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो m1 की जो यूनिट है आपकी, दैट इज किलो न्यूटन मीटर, और v की जो यूनिट है आपकी, दैट इज अगेन मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आपका, अरे क्या कर रहा हूं मैं, इसकी इसकी किलो न्यूटन होगी, मीटर से मीटर कैंसिल, मैं कुछ और ही ध्यान में सोच रहा था। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल, आपका मीटर यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे जो m1 बाई v किया, तो वहां से आपकी एक लेंथ निकल के आई। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब है क्या यहाँ पे, जो ये डेवलपमेंट लेंथ है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ये आपकी है रिक्वायरमेंट। किसी भी बार में आपको ये एलडी आपकी रिक्वायरमेंट है, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी इतना डेवलपमेंट लेंथ, इतना आपको क्या करना है, बार को इम्बेड करना है। ठीक है, और m1 बाई v क्या है आपका, ये अवेलेबिलिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी, यानी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे एलडी थी, और अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या आपके पास, m1 बाई v। सिंपल सी बात है, m1 बाई v यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। वेयर देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोलूं m1 निकालिए, तो m1 आप इजीली निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.87 FYAST d माइनस 0.42 ऑफ XU, इससे आपका निकल गया, आ गया m1, और v आपका है शियर फोर्स, शियर फोर्स भी आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, शियर फोर्स के अलावा आपका यहाँ पे एलडी क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, एलडी है यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, एलडी यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, और m1 बाई v है डेवलपमेंट लेंथ, अब इसके लिए तो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड। और अगर मैं बात करूं m1 बाई v की, तो ये m1 बाई v है आपका एम्बेडेड लेंथ, एम्बेडेड लेंथ अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इतना आप समझ ही रहे होंगे कि कहीं पे भी अगर आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है, देखिए डेवलपमेंट लेंथ हम लोग प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं, किसी को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, डेवलपमेंट लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, देखना अगर कोई ये बीम है, ठीक है, इस बीम में ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट में आपको पता है कि शियर फोर्स काफी हाई होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो रेनफोर्समेंट यहाँ से आ रही है, ये रेनफोर्समेंट थोड़ा सा हमको अंदर की ओर क्या करना पड़ता है, इम्बेड करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे क्या हो,
उस शियर फोर्स को आप रेजिस्ट कर पाओ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जितना अंदर आप इसको एम्बेड करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। एक तो डेवलपमेंट लेंथ ये होती है, दूसरी डेवलपमेंट लेंथ अभी मैंने बताया आपको, बार ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप करने में जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो भी आपकी डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला केस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट शुड लेस देन इक्वल टू द अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, अवेलेबिलिटी से कर भी नहीं पाओगे ना, तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपकी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, किससे, अवेलेबिलिटी से। क्लियर है सबको? ये तो हो गया आपका पहला केस। अब देखिए होगा क्या अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। आप लोगों को यहीं तक कराया था मैंने, इससे आगे, इससे आगे पहुंचा दिया आप लोगों को। अब देखो अगर यहाँ पे होगा क्या कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, तो क्या बार अंदर डालोगे ही नहीं? ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अरेंजमेंट आपको ना। तो क्या अरेंजमेंट करते हैं उसके बाद आप देखिए जरा, इसको लिखिए जरा एक पॉइंट। अगर ये लिख दिया है तो उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। ये सेकंड कोडल प्रोविजन है जो लिख चल रहा है आपका, दैट इज कोडल प्रोविजन नंबर 2। पॉइंट लिखिएगा इसमें, इफ दिस केस इज नॉट सेटिस्फाइड, if this case is not satisfied, if this case is not satisfied, IS 456 2000, IS 456 2000 provide additional length, provide additional length, provide additional length, that is anchorage length, provide additional length, that is anchorage length, ठीक है। तो ये एडिशनल लेंथ आपकी एंकरेज लेंथ, ब्रैकेट में लिखना एल नॉट, स्मॉल एल नॉट, ठीक है। अब आपकी क्या हो गया, देखिए पहले अवेलेबिलिटी m1/v थी, आपने बोला इसमें आप एल नॉट बढ़ा सकते हो। एल नॉट क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो अब आपकी देखिए रिक्वायरमेंट अब आपकी क्या है, एल डी, दैट इज लेस देन इक्वल टू, एक तो अवेलेबिलिटी है m1/v और दूसरी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, एल नॉट। ये अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपकी एल नॉट। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो गई है इस केस में, है ना। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए हर एक केस में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपका स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी सपोर्ट्स में, ठीक है। यानी बार्स जो है आपकी, वो बार्स आपका प्रॉपर शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये तो हो गया आपका एल डी शुड लेस देन इक्वल टू m1/v प्लस एल नॉट। इसके बारे में समझते हैं, एल नॉट के बारे में थोड़ा सा। पहले एल नॉट क्या है लिख लीजिए, वेर एल नॉट इक्वल टू, इसको लिखने के बाद लिखना, ठीक है, वेर एल नॉट इक्वल टू द एंकरेज लेंथ, वेर एल नॉट इक्वल टू द एंकरेज लेंथ which is sum of anchorage, which is sum of anchorage beyond the center of the support, which is sum of the anchorage beyond the center of the support beyond the center of the support and the equivalent anchorage value, and the equivalent anchorage value of any hook, of any hook। यानी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। देखिए पहले आप बार को इतना एम्बेड कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब ये बोल रहा अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि बार आपका इतने में आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या करिए आप इसको यहाँ पे घुमा दीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ से। सिंपल सी बात है, यही ये बोलना चाह रहा है। अभी समझते हैं एल नॉट, आप और प्रॉपर्ली समझ जाओगे थोड़ी देर में। मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ इसको कि ये एल नॉट आपका है क्या, ठीक है, और ये हुक की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम का केस ले रहा हूँ मैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने प्लेस कर रखी यहाँ पे HYSD बार, ये आपने प्लेस कर रखी HYSD बार। अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ द सपोर्ट की, जिसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, दैट इज द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, ये भी आपकी सेंटर ऑफ द सपोर्ट है इस केस में, ठीक है। साथ में जो वैल्यू है आपकी LS, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है।
यानी विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो कंसीडर कर रखी है दैट इज एल एस। सिमिलर वे ये भी विड्थ ऑफ द सपोर्ट कंसीडर कर रखी है एल एस। ये मैं बार ले रहा हूं एच वाई एस डी बार, ठीक है। तो एच वाई एस डी के बार के केस में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखिए ये एच वाई एस डी बार है। इस एच वाई एस डी के बार के केस में हम लोग इस बार को एक्सटेंड करेंगे सपोर्ट के अंदर अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, इतना कुछ, ठीक है। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ना ये डायग्राम छोटा हो जाएगा। एक साइड से समझा दूंगा तो समझ जाओगे नहीं। ये हो गया आपका, ये लो, ये सेंटर ऑफ द सपोर्ट है। नाउ एल एस विल बी दिस, ठीक है। जो एच वाई एस डी बार है आपकी, इस एच वाई एस डी बार को आपको करना क्या है, यहां से अंदर प्लेस करना है टू प्रोवाइड द सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ। तो आपने प्लेस किया कुछ ये डिस्टेंस, ठीक है, और कुछ कवर आपने लास्ट में छोड़ दिया यहाँ पे, दैट इज एक्स डैश। ये आपने कवर छोड़ दिया एक्स डैश, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे बस। ये आपने छोड़ दिया कवर यहाँ पे एक्स डैश, यानी आपने क्या करा, सपोर्ट के बाद बार को इस डिस्टेंस तक आपने क्या करा, एम्बेड किया, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ साइड भी करोगे आप इसको, आपने इस बार को इस साइड से भी एम्बेड किया कुछ डिस्टेंस तक अंदर, ये डिस्टेंस तक आपने एम्बेड किया, ठीक है। पहली बार ये हो गया एच वाई एस डी बार के लिए, एक्स डैश डिस्टेंस वहां पे उस साइड से भी होगी, ठीक है। सेकंड में बात कर रहा हूँ प्लेन बार के लिए। तो प्लेन बार के केस में होता क्या है, प्लेन बार के केस में देखिए आप, ये कोई प्लेन बार है। इस प्लेन बार को आप जब आप इसमें क्या करोगे, हुक प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। प्लेन बार के केस में एक सेकंड रुकना, थोड़ा इधर तक, इधर से हो गया ना। ये हो गया प्लेन बार का केस, जहां पे आपने क्या कर दिया, एक हुक प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो जरा देखना, पहली बात तो यहाँ पे कर क्या रखा है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये थी एच वाई एस डी बार, इसको आपने थोड़ा सा अंदर की ओर एम्बेड किया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एल नॉट की वैल्यू यहाँ पे मुझे बताइए निकाल के, तो एल नॉट क्या होगा यहाँ पे, फॉर एच वाई एस डी बार, फॉर एच वाई एस डी बार, अगर मैं आपसे यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू, अभी देखते रहो, पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं कर रहे पूरे। एल नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एल नॉट क्या है, जरा पढ़ना डेफिनेशन यहाँ पे एल नॉट की। एल नॉट इज द एंकरेज लेंथ विच इज द सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट एंड इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू ऑफ एनी हुक, ठीक है। तो बोलना ये क्या चाह रहा कि सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद, सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जो आपने डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखी है वो आपकी एल नॉट है। अगर आपने हुक भी प्रोवाइड कर रखा है सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद, तो उसको आप प्लस कर दोगे यहाँ पे। तो एच वाई एस डी के बार के केस में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कोई भी हुक प्रोवाइड नहीं कर रखा है। ध्यान ये रखना है कि एच वाई एस डी बार के केस में जनरली बोल रहा हूं मैं, हुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप हुक प्रोवाइड नहीं भी करोगे तब भी आपको सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है इन केस ऑफ द एच वाई एस डी बार, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्लेन बार है, दैट इज द प्लेन बार, इस प्लेन बार के केस में आपको हुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद जस्ट आपको एक्सटेंड करने से आपको सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हुक के फॉर्म में, अभी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कितने टाइप के हुक होते हैं, ठीक है। 45 डिग्री में करते हैं, 90 डिग्री में करते हैं, 180 डिग्री में करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में। लेकिन प्लेन बार के केस में आपको हुक की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, नेसेसिटी है वहां पे आपको हुक प्रोवाइड करना, कोई भी एंगल में प्रोवाइड करो। जो ये हुक मैंने बना रखा है ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, ठीक है। ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड यू टाइप हुक। अब देखते हैं यहाँ पे एच वाई एस डी बार के केस में, देखिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं एल नॉट निकालिए, तो एल नॉट ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ही एल नॉट है सेंटर ऑफ द सपोर्ट के बाद। तो कितना हो जाएगा ये एल एस बाई टू माइनस ये डिस्टेंस आपकी कितनी है एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश इज द वैल्यू ऑफ द एल नॉट। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे इन केस ऑफ द एच वाई एस डी बार, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ द प्लेन बार, तो प्लेन बार के केस में देखिए, प्लेन बार के केस में आपकी एल नॉट की जो वैल्यू होती है, दैट एल नॉट विल बी, एल नॉट की वैल्यू आपकी यहां से पूरी की पूरी वैल्यू होगी एल नॉट, ये वैल्यू आपकी पूरी एल नॉट होगी आपकी इन केस ऑफ द प्लेन बार, ठीक है। ये वैल्यू आपकी एल नॉट होगी।
अगर मैं बात करूं प्लेन बार के केस में, फॉर प्लेन बार, तो प्लेन बार के केस में क्या निकल के आएगी ये वैल्यू, एल नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है, एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये एक्स डैश आपका माइनस करना ही पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सपोर्ट से थोड़ा आगे तक गई है ना, उसके बाद आपने हुक प्रोवाइड कर रखा है, प्लस यहाँ पे होगा जो हुक की लेंथ है, जो आपने हुक प्रोवाइड कर रखा है, ये जो हुक की लेंथ है, दैट लेंथ विल बी ऑफ 13.5 मैंने कर रखा होगा यहाँ पे 13.5, जनरली जो होता है आपका ये 16.5 होता है, दैट इज जनरली 16.5, जनरली 16.5 होती है इसकी, ठीक है, 3.5 लॉस अकर्स इन बैंड, बेंड करने में 3.5 का हमारा कोड मानता है कि यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है, तो जनरल जो लेंथ होती है आपकी ये हुक की, ये प्रोवाइड करते हो आप 16.5, लेकिन क्योंकि आपका 3.5 का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो जो लेंथ आपकी इफेक्टिव बची वो कितनी बची, 13.5। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा है, बहुत बार आपका पूछा गया है कि स्टैंडर्ड यू टाइप हुक के लिए आपकी जो लेंथ होती है हुक की वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना एग्जाम में 13.5 आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, अगर 16.5 उसने क्वेश्चन में दिया होगा ऑप्शन में तो फिर 13.5 नहीं रखेगा, अदरवाइज 13.5 आपको एग्जाम में दिखेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और 16.5 और 13.5 दे रखा होगा तो फिर उसके बाद उसकी मर्जी है वो क्या आंसर में देना चाहता है आपको, मेरी अगर रिकमेंडेशन हो तो 13.5 लगा के आना, ठीक है, 13.5 आपका एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश प्लस 13.5, इतना हो गया आपका एल नॉट की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस है पूरी की पूरी आपकी एल नॉट की, ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई एल एस बाई टू माइनस एक्स डैश प्लस 13.5, ठीक है, ये होता है आपका एल नॉट जो आपने ऐड कर रखा है यहाँ पे एंकरेज, अब आप देख भी पा रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है जो आपने एल नॉट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, ये एल नॉट आपका एडिशनल स्टेबिलिटी देगा ही देगा, यानी आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो इससे इंक्रीज होगी होगी, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम से, आप समझ लो अच्छे से। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, बनाइए इसको, ठीक है, ये एच वाई एच डी बार हो गया या सी टी डी बार, टी एम टी बार, हर किसी के लिए आपका यही फिनोमेना, ठीक है ना, सी टी डी बार के लिए भी, टी एम टी बार के लिए भी, जो भी 415 और 500 की ग्रेड की बार्स हैं, कंसेप्ट आपका सेम रहने वाला है इस केस में, ये डिस्टेंस आपकी रहने वाली एल एस बाई टू, दिस डिस्टेंस विल बी एल एस बाई टू, ठीक है, ये इसमें किसी को दिक्कत कहीं पे, सबको समझ में आ गया ये, किसी को रिपीट करना है पॉइंट तो बता दो, नेक्स्ट उसके बाद नोट लिख लो ना, लिखो 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 लिखो, लिख गया, पीछे लिख रहे हैं तुम्हारे अभी, और लिखो लिखो, तो लिख लेना, दो नोट लिखते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे, कल करते हैं उसके बाद, ठीक है, या कल से 3 घंटे खींचे क्लास, बच जाओगे तुम लोग तब तक, मेरे से तो पूछो तुम बचोगे बोल के पहले, मेरी मॉर्निंग में भी वहां पे 3.5 घंटे चलती है ना क्लास, मॉर्निंग में तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग में यूपीपीएससी जेईई में चल रहा है, यूपीपीएससी एई में आरसीसी स्टार्ट हुई है, कब हुई थी स्टार्ट, 1 2 3 4 लेक्चर हो रखे हैं, और कल तुम्हारे बराबर पहुंचा दूंगा उनको कल पहुंच जाएंगे, हाँ कल परसों तक तो शायद तुमको क्रॉस कर जाएंगे वो लोग, और 3 4 दिन में उनका सिलेबस भी कंप्लीट, हाँ 3 4 दिन में हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट उनका, हाँ
नहीं, सिलेबस तो तुमसे ज्यादा है। हमारे पास टाइम कम है ना, जो टाइम दिया गया है वो कम है। तभी कह रहा हूँ क्लासरूम जो कोर्स मिलता है उसका बेनिफिट उठाओ भाई। होती क्या है, तुम्हें चीजें बताता हूँ मैं, देखो कभी भी ना, डालना एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले तो मुझे बताना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है भाई। इसके नीचे नोट डालना एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नोट करके डालना एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहली बार सुना क्या नाम तुम लोगों ने, इन्फ्लेक्शन? ये देखो, वैसे आपका इन्फ्लेक्शन और कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ही चीज है, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ठीक है। बस डिफरेंस इसमें इतना है कि जो कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपका डिफाइन होता है वो होता है बीएमडी डायग्राम के बेस पे, और जो आपका इन्फ्लेक्शन वाला आपका डिफाइन होता है वो होता है आपका इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन होता है उसका डिफ्लेक्टेड शेप वाला, उस वाले डायग्राम के बेस पे डिफाइन करते हैं। डिफरेंस इतना ही है, बाकी जनरल टर्म में दोनों को एक ही चीज लेके चलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में देखो जो m1/v वाला टर्म है, ऑब्वियसली बात है जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है, दैट डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू एल नॉट ओनली, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, सिर्फ और सिर्फ एल नॉट के, बिकॉज m1/v वाला टर्म आपका जीरो हो गया, यानी वहां से आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? देन उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एट पॉइंट, एक बार एग्जाम में पूछा था उसने, पिछले बार एक बच्चे को पढ़ा रहा था मैं जेई में, तो ये क्वेश्चन लेके आया था वो। उसने क्या करा, उसने थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन पूछ दिया, एसएससी जेई का क्वेश्चन है शायद, वो लेके आया था, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा उसने, और जो एल नॉट है, एल नॉट नहीं लिखा था उसने, इसने इसका जो मैंने लिखा है ना अभी आपका, एल नॉट इक्वल टू सम ऑफ द एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट करके पूछा था, पूरा लिख दिया उसने थ्योरी वहां पे। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो बोला सर ये तो बॉन्ड में आपने पढ़ा था, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने बोला अच्छे से पढ़ उसको, थ्योरी को बोला, तो एल नॉट की ही डेफिनेशन वहां पे दे रखी थी उसने, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो जो थ्योरी लिखा रखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो एल नॉट आपको लेना है, वैल्यू ऑफ एल नॉट, वैल्यू ऑफ एल नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ कितना लिखा जाए, 12 फाइव, 12 फाइव और डी, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। और ये आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार ना, 5 लिखा रखा है, हाँ। तो 5 यहाँ पे लिख देना नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार, और आपका डी आपका है नॉमिनल डायमीटर, बोल रहा हूँ डाया ऑफ द बार, 5 इज द डाया ऑफ द बार एंड डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में जो एल नॉट की वैल्यू जो आपको कोड रेकमेंड करता है, वो वैल्यू आपकी है मैक्सिमम ऑफ 12 टाइम्स द 5 या डी, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आपको कंसीडर करना है एल नॉट, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमेशा इन दोनों के मैक्सिमम से कम होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, इसको भी लिख लो। और एक चीज और है, एल नोट का यूज आप हमेशा नहीं कर सकते हो, ठीक है।
एल नॉट का यूज ऐसा नहीं है कि हर जगह आपने कर दिया, एल नॉट का यूज वहीं पे करोगे जैसे आपकी डेवलपमेंट लेंथ ये है 150, अगर आपकी ये 120 हो, सॉरी अगर ये आपकी 160 हो अवेलेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है आप एल नॉट का यूज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम है आपकी अवेलेबिलिटी से। अगर ये वैल्यू आपकी 120 हो तो उस केस में आपको 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एल नॉट, ठीक है, या 30 जो भी है उसके लिए एल नॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल नॉट आपका हमेशा यूज नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। एक नोट और लिखना लास्ट, ये पहले लिखा देना चाहिए, यहीं पे लिखा देते, बॉन्ड स्ट्रेस इज मैक्सिमम, bond stress is maximum, bond stress is maximum at section where, bond stress is maximum at section where shear force is large, shear force is large। ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने पीछे ना, टाउ बी डी इक्वल टू क्या था आपका, v अपॉन n पाई 5 GD। तो जहां पे v ज्यादा होगा वहां पे आपका टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट आपकी काफी ज्यादा होगी। इसी के नीचे लिखना पॉइंट, इसी के नीचे लिखना, चेक फॉर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, check for flexural bond stress is necessary at section, check for flexural bond stress is necessary at section where the shear force is maximum, where the shear force is maximum and bending moment is 0, where the bending moment is 0, ठीक है, shear force is maximum and bending moment is 0। कौन से पॉइंट की बात कर रही है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, या आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वही पॉइंट होता है ना जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और बेंडिंग मोमेंट 0 वहीं पे होता है जहां पे आपका शियर फोर्स हाई होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ध्यान ये रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में वहां पे ऑप्शन में आपको घुमा सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो चेक करना नेसेसरी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि शियर फोर्स की वैल्यू वहां पे क्या है, हाई है। क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट हो गए आपके कुछ कोडल प्रोविजंस। अभी आधा कोड अभी और बचा हुआ है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देन उसके बाद कॉलम डिस्कस करेंगे अगले मिनट, ठीक है। थैंक यू।